जय सिया राम। तो आज की वीडियो में हम जो है केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स करेंगे। और फिलहाल ये जो आपको दिख रहा है ये जो है 2017 के सेट है। तो 2017 के सेट से हम शुरू करेंगे। सबसे पहले 2017 के सेट के न्यूमेरिकल्स करेंगे। इसमें जो मोस्टली मैंने देखा है वो विलियन वाले चैप्टर से न्यूमेरिकल्स है। तो चार का कै ये है कि शुद्ध बेंजीन का किसी ताप पर वाष्प दाब 640 mmHg है। एक अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य ठोस जिसका भार 2.75 ग्राम है 39 ग्राम बेंजीन में डाला गया। विद्युत अनपघट्य का मतलब है उसका जो वन ठाप गुणांक है वो 1 होगा। ओके, में डाला गया। विलियन का वाष्प दाब जो है वो 600 mmHg यानी मतलब वाष्प दाब में कमी होगी, वाष्प दाब में अवनमन हुआ। तो ठोस पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। तो देखिए फॉर्मूला होता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन डेल्टा पी अपॉन पी नोट। ठीक है, जहाँ पे डेल्टा पी है जो वाष्प दाब में कमी हुई और पी नोट जो पहले वाष्प दाब था वो बराबर होता है विलय के मोलन्स के, जो हमने विलय मिलाया उसके मोलन्स के बराबर होता है। ठीक है, 640 पहले था और 600 बाद में रह गया। तो परिवर्तन कितने का हुआ, कमी कितने की हुई, 40। ठीक है, और पहले कितना था 640 बराबर हो गया एक्स ए का मतलब यहाँ पर विले है। ठीक है, विले बी बेंजीन मिलाया क्या उसको बी बोल दिए। ठीक है, तो इसका जो मोलन्स है वो कितना आ जाएगा, 16 चौके 64, वो आ जाएगा 1/16। अब देखो जो इसका मोलन्स होगा एक्स ए उसकी वैल्यू क्या होगी, इसके मोल एन ए अपॉन कुल मोल एन ए प्लस एन बी। ठीक है, यानी विलय का मोलन्स बराबर विलय के मोल बटे विलय के मोल प्लस विलय के मोल। अब एन बी की वैल्यू जो है मेरे पास वो क्या है, अब देखो 39 ग्राम बेंजीन है। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है C6H6। ठीक है, तो 12×6 = 72 और 6 × 78। तो इसका अणुभार जो होगा वो कितना हो जाएगा 78। और हमें पता है 39×2 = 78 यानी 1/2 यानी 0.5। ठीक है, और एक्स ए की इसकी वैल्यू जो है मेरे पास 1/16 है। तो मैं लिख सकता हूँ 1/16 बराबर एन ए बटे एन ए प्लस 0.5, ऐसे लिख सकते हैं हम। अब जो है इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हो जाएगा एन ए प्लस 0.5 बराबर 16 एन ए। ठीक है, ये इधर घटा में चला जाएगा, 0.5 बराबर 15 एन ए और ये 15 भाग में आएगा। ठीक है, 0.5 का मतलब क्या है, 1/2, 1/2 गुणा 15 बराबर एन, यानी जो ए के मोल है वो कितने हैं 1/30 है। ठीक है, तो जैसे हमने एन बी निकाला, कैसे निकालते हैं, जो भी चीज़ होती है उसका भार उसको भाग करते हैं उसके अणुभार से। ठीक है, मोल बराबर भार बटे अणुभार। ठीक है, तो अब ये जो है इसका हमें भार दे रखा है, ये जो मोल है वो है इसका भार जो कि कितना है 2.75 ग्राम। ठीक है, और बटे इसका अणुभार हमें एम इसको हमें निकालना है। ठीक है, तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम बराबर हो जाएगा 30 की गुणा हो जाएगी इसमें 2.75 में, और आंसर आ जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 3 × 27.5। एक जीरो से इसका पॉइंट इधर, और 27 होता है 81 और 0.5 82.5 ग्राम पर मोल, ये हो जाएगा। ठीक है, देखो मोल बराबर मोल 1/30 आ गए थे, इसके मोल बराबर भार बटा अणुभार। ठीक है, शुरुआत में हमें ये फॉर्मूला लगाना था वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन बराबर विलय का मोलंस, ये निकाल के हमने इसका मोलंस निकाल लिया। अब इसका जो मोलंस होगा वो होगा इसके मोल बटे कुल मोल, फॉर्मूला लगा के, और फाइनली जो है मेरे पास ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, यह कि बेंजीन के 1 विलियन में I2 गुलिया यानी आयोडीन गुलिया और विलियन में I2 का मोल प्रभाव 0.25 है। ओके, विलियन की मोललता ज्ञात कीजिए। बढ़िया सवाल है, आपको दिख 2 नंबर कर रहा है बट उस टाइम पे 50
नंबर का पेपर होता है, 2 पेपर होते थे, ठीक है। तो आज के 4 नंबर के लेवल का समझिए इसके, ठीक है। तो I2 का मोल प्रभाज दिया है, ठीक है। अब देखो I2 विलय है मेरा, ओके, और बेंजीन मेरा क्या है, विलायक है। पिछले क्वेश्चन में बेंजीन ही विलायक था। तो देखो I2 का जो मोल अंश है वो है 0.25, है नी। अब हम इसके मोल अंश को लिख सकते हैं, इसके मोल, ठीक है, उसको N1 लिख लेते हैं। विलय के लिए N1 और विलायक के लिए N2, ठीक है। यानी इसके मोल और बटे कुल मोल N1 प्लस N2, और इधर इसका मोल अंश जो कि है 0.5 यानी 1/4। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो अगर मैं, तो N1 प्लस N2 इक्वल टू 4N1, या फिर N2 बराबर, ये इधर घट जाएगा 3N1 बचेगा, और या फिर N1 बराबर N2/3। अब देखो N1 क्या है, N1 है आयोडीन के मोल, ठीक है। आयोडीन के मोल का मतलब आयोडीन का भार, ठीक है, W1 बोल देते हैं, और इसका अणुभार M1 का जो अणुभार होता है M1, उसकी वैल्यू है 254 ग्राम पर मोल, ओके। तो यहाँ से N1 आ जाएगा W1 बटे 254। दूसरी चीज जो है कि बेंजीन का मोल जो होंगे, बेंजीन के मोल N2, वो होगा बेंजीन का जो भार होगा W2, और बेंजीन का अणुभार जो हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था वो कितना होता है, 78 होता है, ओके। तो देखो जो मोललता होती है, मोललता वो होती है विलय के मोल यानी कि N1 अपोन जो विलायक है उसका द्रव्यमान यानी कि W2, और वो होना चाहिए किलोग्राम में। यहाँ पे सब कुछ चल रहा है ग्राम में, तो इनटू 1000 ऊपर हम कर लेंगे, ठीक है। तो W2 की जगह मैं लिख सकता हूँ 78 इंटू N2, और N2 की जगह मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू N1, ओके। यानी कि N1 अपोन W2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 78 N2, 78 इंटू N2, ओके। और जो है N2 की वैल्यू है 3 इंटू N1, ठीक है, ठीक है। यानी N2 की जगह भी मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू N1 इंटू 1000। तो N1 से N1 कैंसिल हो जाएगा, और मेरा आंसर आ जाएगा 1000 बटे 3 गुणा 78 मोल पर केजी, ये मोललता आ जाएगी, ओके। तो ये तो आगे का कार्यक्रम दो खुद करियो, थोड़ा सा गुणा भाग, एंड आपको आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ का एक मोल 500 मिलीलीटर जल में घोला गया, विलयन की मोलरता बताओ। देखो मोलरता क्या होती है, विलय के मोल कितने घोले, एक, और बेटे विलयन का आयतन लीटर में, कितना आयतन है 500 मिलीलीटर यानी आधा लीटर, 2 ऊपर चले जाएगा तो 2 मोल पर लीटर, यह आंसर आ जाएगा, ओके, वेरी सिंपल। अगला क्वेश्चन है कि 1 लीटर, और 1 लीटर हमने क्या लिया, 93% H2SO4 विलियन, ठीक है। 1 लीटर लिया हमने 93% H2SO4 विलियन भार पर आयतन। भार प्रति आयतन का मतलब क्या है कि अगर उसका आयतन कितना है, 1 लीटर है, तो उसमें 93%, 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर, और उसमें उसका 93% होगा, 930 ग्राम H2SO4 होगा, ओके। कि मोललता ज्ञात करो, जो विलयन का घनत्व है वो है 1.84 ग्राम पर मिलीलीटर, ओके। तो हमने कहा कि 1 लीटर जो है मेरा विलयन है, यानी कि मान लिया 1000 ml है,
ओके, इसमें मेरे पास जो है इसका 93% हो जाएगा H2SO4, जो कि आएगा मेरा 930 ग्राम। ठीक है, H2SO4 कितना होगा? 930 ग्राम। अब इसमें जो है जल का भार कितना होगा? जलीय विलयन होगा बाकी, तो कई लोग सोच रहे होंगे 70 ग्राम, पर मेरे भाई सुनो, विलयन का घनत्व कितना दिया? विलयन का घनत्व दिया है 1.84 ग्राम पर मिलीलीटर। तो इस 1000 मिलीलीटर का भार है, इसमें 1.84 की गुणा करेंगे तो 1840 उत्तर आ जाना चाहिए, है नहीं? 1840 ग्राम। तो कुल विलयन का भार कितना है? 1840 ग्राम। उसमें से H2SO4 का भार कितना है? 930 ग्राम। तो जल का भार कितना बचा? जल का भार बचा भाई, इसमें से इसको घटा देंगे तो वो बचा 910 ग्राम। ठीक है, अब H2SO4 का अणुभार निकाल लेंगे। तो H का तो 2, सल्फर का 32 और 16 चौके 64 और 4 तो 6 2 8 98। ठीक है, ये आ गया इसका अणुभार है, H2SO4 का अणुभार। ठीक है, हाइड्रोजन का एक होता है सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16। ठीक है, ऑक्सीजन 4 थे, 16 चौके 64, हाइड्रोजन तो थे 2। तो मोललता का फॉर्मूला क्या होता है? मोललता बराबर होती है विलय के मोल। और विलय के मोल कैसे निकालेंगे? विलय के मोल निकाल लेंगे विलय का भार और बटे विलय का अणुभार। ये हो गए मेरे विलय के मोल। ठीक है, और बटे में रखते हैं विलायक का भार। और विलायक का भार किस में रखते हैं? विलायक का भार रखते हैं हम, ये रखते हैं भाई किलोग्राम में और ये वैल्यू दे रखी है ग्राम में। ठीक है, अरे कहाँ तक सीखा था मैं, तो ग्राम में दे रखे, किलोग्राम में बदलना, तो इसको हम लिखेंगे 910 बटे 1000। 1000 से डिवाइड करने से किलोग्राम में बदल जाएगा। अब ये वैल्यू के ऊपर गुणा हो जाएगी, इसकी यहाँ गुणा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 930 गुणा 1000 बटे 98 गुणा 910, है नहीं? तो अब देखो, ये 0 से 0 कटेगी, कोई सी काट लो। अब ये रह गया बस मल्टीप्लाई और डिवाइड आंसर। अब देखो, जो मेरा तो हिसाब है भाई, देखो 91 93 को लगभग बराबर मान के काट दो, और ये 98 भी जो है लगभग 100 है, तो 2 0 ये काट देगा, तो उत्तर आ जाएगा लगभग 10। लेकिन चूंकि हमने 98 को 100 करा और 91 को 93 करा, यानी नीचे की वैल्यू को बढ़ाया, तो उत्तर जो है एक्चुअल उत्तर 10 से हल्का सा कुछ ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आंसर 10 के लगभग, 10 से हल्का सा कुछ 0.12 कुछ ऐसा होगा, और जो होगा मोल पर किलोग्राम। ठीक है, ऊपर मोल रखे थे और नीचे बार रखा था उसका किलोग्राम में, तो मोललता का मात्रक मोल पर किलोग्राम। तो ये 100 मत सोच लेना भाई, वैल्यू आएगी लगभग 10 के करीब कुछ। ठीक है, 10 पॉइंट समथिंग। ओके, तो ये इसका फॉर्मूला था, तरीका था। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक जलीय विलयन में यूरिया भार में 5% और ग्लूकोज भार में 10% है। पानी का मोलल अवनमन स्थिरांक इतना है, तो विलयन का हिमांक ज्ञात करना। ठीक है, अब देखो जल में कुछ मिला देंगे तो उसके हिमांक में अवनमन होगा, कमी होगी। देखो हिमांक में अवनमन का फॉर्मूला होता है डेल्टा टीएफ बराबर केएफ गुणा मोललता। ठीक है, केएफ हमें दे दिया, मोललता निकालनी है। देखो यूरिया है 5%, हम मान लेते हैं कि हमारे पास 100 ग्राम जल है। ठीक है, उसमें 5% तो यूरिया हो गया यानी 5 ग्राम, और 10% ग्लूकोज हो गया यानी 10 ग्राम। अब यूरिया का अणुभार होता है 60, याद रखना, और ग्लूकोज का 180। तो इसके मोल कितने हो गए? इसके मोल हो गए 5/60 यानी 1/12, और इसके मोल हो गए 1/18। कुल मोल जो दोनों चीज विले है ना, घोड़ी गए, कुल मोल कितने हो गए? कुल मोल हो गए 1/12 प्लस 1/18, जोड़ लेंगे 36 एलसीएम आ जाएगा, 3 + 2 यानी 5/36, है नहीं? मोललता निकालनी है। मोललता क्या होती है? विलय के मोल और बटे विलायक का द्रव्यमान। देखो 5 ग्राम ये था, 10 ग्राम ये था, जल कितना बचा? 85 ग्राम। ठीक है, जल तो विलियन में 85 ग्राम बचा। ठीक है, तो मोललता क्या हो जाएगी? मोललता हो जाएगी 5/36 बटे 85 ग्राम में, लेकिन हमको तो किलोग्राम में लिखना होता है, तो बटे 1000 ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, यानी 5000 बटे 36 गुणा 85।
ये होगी मोललता। अब देखो डेल्टा टी अब निकालना है, के एफ 1.86 इंटू मोललता। मोललता ये होगी 5000 बटा 36 गुणा 85, गुणा करके जो इसकी वैल्यू आती है लगभग 3.03 के करीब। ठीक है, तो देखो जल का वैसे हिमांक तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, बट अब आंसर क्या आ जाएगा, इतने की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो टी एफ क्या हो जाएगा, टी एफ हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस माइनस के डेल्टा टी एफ। ठीक है, तो माइनस के कितना बचेगा 3.03 डिग्री सेल्सियस, ये आंसर आ जाएगा। ओके, ये फॉर्मूला याद रखना और मोललता याद रखना, और ये मत बिचलना कि दो चीज़ है, कोई बात नहीं, दोनों के मोल निकाल लो, जोड़ दो, कुल मोल आ जाएंगे विलेय के। मोललता विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में लो, और बस इस फॉर्मूले में वैल्यू टेक को, काम खत्म। अगला क्वेश्चन देखो, 100 ग्राम विलायक में विलेय का इतने मोल घुल रहा है, मोललता विलेय के मोल बटे विलेय का। ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद करना। ठीक है ना, इजी है बहुत, क्वेश्चन देख लो ध्यान से। अगला है 27 डिग्री सेल्सियस पर डेसी मोलर यूरिया का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। देखो डेसी मोलर का मतलब बताते हैं, तो डेसी का मतलब है यहाँ पर 1/10। ठीक है, डेसी का मतलब 1/10, तो यानी मोलरता जो है उसकी 1/10 है उसकी सांद्रता। ठीक है, और देखो पाई बराबर परासरण दाब होता है पाई बराबर CRT, इसकी वैल्यू 1/10 है, इसकी वैल्यू कितनी है 0.0821, और तापमान है 27 डिग्री सेल्सियस यानी 300 केल्विन। ठीक है, इन तीनों की गुणा कर देंगे, एक जीरो से तो इसकी एक जीरो कटेगी। ठीक है, और ये हो जाएगा 0.82 गुणा 3। ठीक है, तो 3 एकम 3, 3 होने चाहिए 3 होने चाहिए 2.463 और ATM, ये इसका परासरण दाब हो जाएगा। देखो भाई फॉर्मूला ही तो है, फॉर्मूला है, वैल्यू है। डेसी मोलर ये उसकी सांद्रता रहती है, उसको C से लिखा, डेसी का मतलब 1/10 होता है, 1/10 सांद्रता होगी, R की वैल्यू है, तापमान ही है, वैल्यू रख दी, आंसर आ गया ना, आ गया ना, है ना जी। बोलो जय सिया राम। अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है एक यौगिक के 4.18 ग्राम को 240 ग्राम जल में घोलने पर एक वायुमंडल दाब पर विलयन का क्वथनांक 100.65 डिग्री सेल्सियस है, यौगिक के अणुभार की गणना कीजिए। कह रहा 100 ग्राम जल का आणविक उन्नयन स्थिरांक के बराबर 5.31 है। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। देखो जो क्वथनांक में उन्नयन होगा डेल्टा TB बॉइलिंग पॉइंट, वो बराबर होता है KB गुणा मोललता। ठीक है, अब देखो इसमें हमें KB की वैल्यू नहीं दिया, बल्कि दिया है 100 ग्राम जल का आणविक उन्नयन स्थिरांक। देखो जब हम मोललता निकालते हैं तो हम क्या निकाल, जल कितना लेंगे 1000 ग्राम लेंगे, है नहीं, तो जो मेरा KB होगा वो सिर्फ जो ये मेरा आणविक 100 ग्राम का दिया है उसको 10 से भाग कर दो, वो मेरा KB आ जाएगा, है नहीं। तो KB कितना आ जाएगा, मेरा KB आ जाएगा 5.31 बटा 10 यानी 0.53। ठीक है, तो ये हो जाएगी मेरी वैल्यू, 1 भी लिख लो, कई लोग कह रहे हैं 1 लिखेगा। ठीक है, अब डेल्टा TB निकाल, डेल्टा TB मेरे को पहले ही दे दिया। देखो 100 डिग्री सेल्सियस होता है जल का बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन इसने दिया है 100.65। ठीक है ना, 100.65 डिग्री सेल्सियस, तो परिवर्तन कितने का 0.65 का, बराबर KB हो गया 0.531। ये कैच है इस क्वेश्चन में, यहाँ पे ये 5.31 नहीं लिखना बल्कि ये लिखना। अब मोललता लिख देंगे सीधा, मोललता क्या है, यौगिक का भार बटे इसका अणुभार, ये तो होगा इसके मोल, और बटे जो है 240 ग्राम जल है तो 240 उसको 1000 से भाग करेंगे हम। ठीक है, या फिर अगर हम यहाँ पे जब ये ना लिखते ना तो बस एक परिवर्तन होता, अगर मेरे को 5.31 ही वैल्यू लिखनी थी तो अब देखो यहाँ जो ये 1000 की गुणा आएगी ना, वहाँ 100 की गुणा करता मैं, तो बाकी तब भी ठीक होता। 100 ग्राम जल का दिया था ना, 100 की गुणा करता, देखो बात तो वही है, इसको 10 से भाग कर रहे हैं तो अब फिर से 1000 की गुणा कर रहे हैं 100 की जगह, वैल्यू चेंज नहीं हो रही। बस आप भटको ना, समझो ना, एक ही फॉर्मूले से काम होए, इसीलिए मैं ये करवा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से 0.65 बराबर 0.531 और इंटू 1000 के ऊपर गुणा हो जाएगी 4.18 गुणा 1000 बटे M की, और इसकी 240 को गुणा हो जाएगी M गुणा 240। तो देखो बाकी सब चीज़ की वैल्यू है मेरे पास, इस M की निकालनी है, इस M को इधर ले जाएंगे, बाकी इसको भाग में इधर ले आएंगे। M बराबर 0.531 गुणा 4.18 गुणा 1000 बटे 240 गुणा 0.65। ये तो यार बहुत लंबा चौड़ा गुणा भाग का इनने सवाल कर दिया मैंने, बट जो भी इसको सोल्व करके आंसर लाएगा
वो आंसर जो है कमेंट कर देना प्लीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये है दो द्रवों ए तथा बी के वाष्प दाब क्रम से 80 और 60 है। ठीक है, ए के 3 मोल तथा बी के 2 मोल मिलाने पर प्राप्त विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा। ठीक है, देखो कुल वाष्प दाब होगा P बराबर जो है ए का मोलंश गुणा ए का जो वाष्प दाब है शुद्ध अवस्था में x इंटू पी नोट ए प्लस बी का मोलंश गुणा बी का जो वाष्प दाब है। अब देखो ए के मोल है 3 और बी के है 2, तो कुल मोल कितने हो गए 5, तो इसका मोलंश कितना हो जाएगा, इसके मोल बटे कुल मोल गुणा इसका वाष्प दाब कितना था 80। ठीक है, प्लस इसके मोल कितने हैं 2, कुल मोल है 5, इसका वाष्प दाब कितना है 60। इसको करोगे 16 × 48 प्लस 12 दूनी 24, उत्तर आ जाएगा 72 mm। ठीक है, ये हो गया। कई लोग सोच रहे हैं कि सर हमें करा रहे हैं कि खुद करके देख रहे हैं। तो भाई थोड़ा सा मेहनत करो, जल्दी से सीखो, मतलब एक बार किताब उठा के फॉर्मूले याद कर लो यार, चीज़ों को सीख लो। अगर नहीं समझ में आ रहा ना, इसका मतलब अपना बेस जो है थोड़ा सा कमज़ोर है। तो थोड़ा सा पढ़ाई करो, सेट वेट कंप्लीट वीडियो देखो, उनकी चीज़ों को करो, दोबारा से ट्राई करना। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही है। कुछ एक दो क्वेश्चन जो है सिमिलर जो है फॉर्मूले के थे, सिमिलर क्वेश्चंस थे, तो वो हम जो है नहीं कर रहे। तो 2017 के सेट्स में से जो भी हमको न्यूमेरिकल्स करने लायक मिल सकते थे, मतलब अलग अलग से थे जो, वो हमने सब कर लिए। बोलिए जय सिया राम, मेहनत करते रहे, पढ़ते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।